बुधवार को राहुल गांधी ने कोटा में छात्रों के सामने एक आंकड़ा पेश किया। यह आंकड़ा इस बात से जुड़ा था कि एक परिवार अपने बच्चे की कंपटीशन एग्जाम की तैयारी पर साल भर में कितनी रकम खर्च करता है। इसके अगले ही दिन गुरुवार को आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक विस्फोटक बयान दिया। उन्होंने पेपर लीक के मुद्दे को बीजेपी की तोड़फोड़ की राजनीति से जोड़ दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, इस समय देश की राजनीति में बीजेपी एक ऐसा प्रयोग के रास्ते पर चलती दिखाई दे रही है जिसे विपक्ष लोकतंत्र और संविधान की भावनाओं के खिलाफ बता रहा है। जनता जिस पार्टी और जिस नेता को वोट देकर चुनती है, उसी पार्टी के विधायक और सांसद बाद में दूसरी तरफ चले जाते हैं। आखिर ये कैसे हो रहा है? अरविंद केजरीवाल ने अपने बयान में जो दावा किया वो विस्फोटक है, लेकिन केजरीवाल के बयान से पहले आपको राहुल गांधी का एक वीडियो दिखाते हैं। ये वीडियो कोटा का है, जहां वो प्रतियोगी छात्रों के बीच पेपर लीक के मुद्दे पर अपनी बात रखने पहुंचे थे। उस दौरान उन्होंने कहा, जरा इस वीडियो को देखिए। Can you tell them not to do naras? I'll do it. Right away. How are you? I'm good. Check. Okay. सबसे पहले Is the mic working? सबसे पहले Mic working? एक सेकेंड सर ने भी एक बड़ी प्यारी सी रिक्वेस्ट की है। एक सेकेंड हमने आने के पहले क्या कहा था? हम पढ़े लिखे स्टूडेंट्स हैं, नारेबाजी करने नहीं आए हैं। देश का फ्यूचर बदलना है तो पहले सुनना पड़ेगा। लिसन एंड देन चेंज। अभी कोई नारेबाजी नहीं, सर बात कर रहे हैं, सर कुछ बोलना चाह रहे हैं। अब पहले कुछ बच्चों को बुलाते हैं जो आप ही लोग के बीच में से आए हैं। आपके नजदीक कोई नारेबाजी करे तो बोलो ठीक है भाई, 5 मिनट बात करना, अभी रुक जाओ। लेट मी कॉल अपॉन सर, वी हैव सम किड्स who'd like to come up and दोस्तों, किसी भी नेता की नीयत को परखने के कई मौके आते हैं। राहुल गांधी की नीयत कैसी है, इसका आकलन आप कोटा में उनके इस कार्यक्रम से कर सकते हैं। जब वो पेपर लीक जैसे गंभीर मुद्दे पर बात कर रहे थे, तभी कुछ छात्रों ने राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। राहुल गांधी ने तुरंत अपनी बात रोककर मंच संचालक को बुलाया और कहा कि छात्रों से नारेबाजी बंद करने को कहें। उनका कहना था कि यहाँ राजनीति नहीं बल्कि छात्रों के भविष्य पर चर्चा करने आए हैं। यही राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीति के तरीके में अंतर दिखता है। राहुल गांधी ने नारेबाजी रुकवाई, जबकि आलोचक अक्सर आरोप लगाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रमों में नारेबाजी और व्यक्ति पूजा को बढ़ावा मिलता है। राहुल गांधी पहले ही छात्रों से वादा कर चुके थे कि वो इस कार्यक्रम में राजनीतिक भाषण नहीं देंगे, इसलिए उन्होंने अपने समर्थकों को भी नारेबाजी से रोका। इससे संदेश जाता है कि वो कम से कम इस मंच को छात्रों के मुद्दों तक सीमित रखना चाहते थे। इसी दौरान राहुल गांधी ने कोटा में पढ़ रहे उन छात्रों का जिक्र किया जो एसएससी, यूपीएससी, जेई, आरआरबी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि देश भर के परिवार अपने बच्चों की तैयारी पर हर साल लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। This is the NEET exam and this figure is an insult to this country. This is a crime. Now let me explain. मैं समझाता हूँ ये क्या है। 22 लाख स्टूडेंट्स एग्जाम लेते हैं नीट का। उनकी फैमिलीज में से 1,32,000 करोड़ रुपए 22 लाख परिवारों के जेब में से खींचा जाता है। भाई और बहनों, जितना पैसा एक साल में ये 22 लाख लोग देते हैं, उतना ही पैसा हिंदुस्तान की सरकार अपने पूरे के पूरे एजुकेशन बजट में डालती है। आप सोचिए इसके बारे में। अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो, अप्रोक्सीमेटली कितना पैसा लगता है? मोटा मोटा आप मानिए 1,20,000 हॉस्टल की फीस हो गई, 1.5 लाख अपना 1 साल की कोचिंग की फीस हो गई। आप मानिए 3 लाख 4 लाख 4 लाख आपके फैमिलीज ने लोन लिया है? यस सर। कितना लोन लिया है? 2 लाख। पापा क्या करते हैं? फार्मर है। 2 लाख का लोन लेना आपके लिए आसान था? फैमिली के लिए आसान था? आसान तो मिडिल क्लास के लिए नहीं रहता है, मगर एफोर्ड करना ही पड़ता है। तो पैसा आपके जेब से, आपके फैमिली के जेब से, रिस्क आपका, डैमेज हुआ तो आपका। दिस फिगर इज एन इंसल्ट टू दिस कंट्री। दिस इज अ क्राइम। एक एग्जाम के लिए एक साल में उतना पैसा देते हैं जितना हिंदुस्तान की सरकार अपने पूरे के पूरे एजुकेशन बजट में डालती है। आप सोचिए इसके बारे में। राहुल गांधी ने दावा किया कि यदि ये खर्च करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए सालाना है तो ये देश के शिक्षा बजट से भी
कई गुना अधिक है। यानी परिवार अपने बच्चों के भविष्य के लिए सरकार से कई ज्यादा आर्थिक बोझ उठा रहे हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं आम आदमी पार्टी के संयोजक और पूर्व दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के उस विस्फोटक बयान की, जिसका कनेक्शन पेपर लीक से तो है ही, साथ ही अलग अलग विरोधी पार्टियों में हो रही तोड़फोड़ से भी है। जो नेता अदला बदली कर रहे हैं, जो नेता एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, उसे लेकर भी उन्होंने सवाल उठाया। संजय राउत ने कहा था कि महाराष्ट्र में शिवसेना से अलग होने के लिए उनके सांसदों को कितनी रकम दी गई है। पहले उन्होंने कहा था कि 15 करोड़ रुपए दिए गए। फिर महुआ मोइत्रा ने यह मुद्दा उठाया कि 15 करोड़ क्या, बंगाल में तो विधायकों और सांसदों को तोड़ने के लिए इससे कई ज्यादा रकम दी जाती है। इसके बाद संजय राउत ने कहा था कि नहीं, 50 करोड़ रुपए की डील हुई है। जो सांसद टूटकर शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट से अलग हो रहे हैं, उन्हें 50 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। अब अरविंद केजरीवाल बता रहे हैं कि ये 50 करोड़ या इतनी बड़ी रकम सांसदों और विधायकों को तोड़ने के लिए बीजेपी या उसके सहयोगियों के पास कहां से आ रही है। ये सुनिए अरविंद केजरीवाल ने क्या दावा किया। सरकार ने पेपर लीक रोकने के लिए टेलीग्राम बैन कर दिया। हंसी नहीं आती आपको सुन के? पहले बोले कि हम पेपर जो है वो हवाई जहाज से, एयरफोर्स के हवाई जहाज से ट्रांसपोर्ट कराएंगे। अब कह रहे हैं टेलीग्राम बैन कर दिया। इससे कोई पेपर लीक रुकेंगे? पेपर लीक तो रोकना ही नहीं इनको, इनकी नीयत ही खराब है। मैंने पहले ही बोला था कि पेपर लीक का धंधा अरबों खरबों रुपए का है और पैसा टॉप तक पहुंचता है। इतने जो एमपी और एमएलए खरीदे जा रहे हैं, ये किस पैसे से खरीदे जा रहे हैं? आपके पेपर लीक के पैसे से ही तो खरीदे जा रहे हैं। अभी इन्होंने टीएमसी के इतने खरीदे, अभी बता रहे हैं महाराष्ट्र में खूब खरीद रहे हैं, एक एक एमपी को 50-50 करोड़ रुपए दे रहे हैं। तो ऐसी थोड़ी खरीदे जा रहे हैं। आपका पेपर लीक बंद कर दिया तो एमपी खरीदने का, एमएलए खरीदने का पैसा कहाँ से आएगा? पेपर लीक बिल्कुल नहीं रुकने वाला जब तक आप सब लोग मिलकर सड़कों पे नहीं उतरोगे। पूरी व्यवस्था बदलनी पड़ेगी। केजरीवाल कहते हैं कि हमारी व्यवस्था बहुत ताकतवर है, फिर टेलीग्राम पर बैन लगाने की बात क्यों करते हैं? क्या यही आपका शासन मॉडल है? इसके बाद उनके बयान का सबसे विस्फोटक हिस्सा आता है, जिसमें उन्होंने पेपर लीक से होने वाली कमाई का जिक्र किया। उन्होंने दावा किया कि पेपर लीक माफियाओं से जो करोड़ों रुपए की रकम वसूली जाती है, उसका इस्तेमाल विधायकों और सांसदों को खरीदने के लिए किया जा रहा है। अब दोस्तों ये बात बहुत गंभीर है, लेकिन अगर इन सारी चीजों को जोड़ने का प्रयास करेंगे तो कहीं ना कहीं आप कहेंगे कि अरविंद केजरीवाल के दावों में सच्चाई हो सकती है। आखिर इतनी रकम कहां से आ रही है? अगर बीजेपी विरोधी पार्टियों के सांसदों और विधायकों को नहीं तोड़ रही या उसके सहयोगी ये काम नहीं कर रहे, तो उनके पास इतनी रकम कहां से आ रही है? कोई ना कोई जरिया तो होगा। आप में से कुछ लोग कह सकते हैं कि उन्हें डराया गया, धमकाया गया, ईडी, सीबीआई और आयकर विभाग का डर दिखाया गया, इसलिए वो लोग दूसरी तरफ चले गए। लेकिन क्या सिर्फ यही वजह है? किसी को अपने पाले में हमेशा के लिए रखना हो तो उसे पहले किसी न किसी तरह उस व्यवस्था का हिस्सा बनाया जाता है। अब सोचिए अगर आज वो बीजेपी के साथ आ गए, लेकिन कल सत्ता बदल गई, तो वो दूसरी पार्टियों में जाने का रास्ता तलाश सकते हैं। लेकिन अगर उन्हें किसी बड़े आर्थिक या राजनीतिक खेल का हिस्सा बना दिया जाए, तो फिर उनके लिए पीछे लौटना आसान नहीं रहता। यदि इसमें सच्चाई का एक अंश भी है, तो दोस्तों ये लोकतंत्र की जड़ों को खोखला करने जैसा है। अरविंद केजरीवाल का तो सीधा दावा है कि सरकार की छुट्टी का कारण भी यही बनेगा। इसलिए वो पूछते हैं कि 2024 में भी पेपर लीक हुआ, 2025 में भी कई जगह पेपर लीक हुआ और 2026 में भी पेपर लीक हुआ। आखिर ये लगातार क्यों होता जा रहा है? अरविंद केजरीवाल का मानना है कि पेपर लीक माफिया का जो बड़ा नेटवर्क है, उसमें सरकार की भी भूमिका है। कम से कम उनके दावों से तो यही संकेत मिलता है। कुल मिलाकर दोस्तों, नीट का मुद्दा विपक्ष के लिए एक बड़ा हथियार बनकर उभरा है और आने वाले चुनाव में ये मुद्दा भाजपा के लिए गले की हड्डी बन सकता है। युवाओं के अंदर गुस्सा है, आक्रोश है, असंतोष है। नीट परीक्षा को लेकर छिड़ा ये संग्राम अब केवल छात्रों का मुद्दा नहीं रह गया है। ये शासन की पारदर्शिता, राजनीतिक नैतिकता और देश के भविष्य की दिशा तय करने वाला राजनीतिक संघर्ष बन चुका है। राहुल गांधी सड़क पर उतरने की अपील कर चुके हैं। अखिलेश यादव भी छात्रों से सड़क पर उतरने की अपील कर चुके हैं। अब अरविंद केजरीवाल भी कह रहे हैं कि सड़क पर उतरिए, तभी समस्या का समाधान होगा, तभी सरकार आपकी बात सुनेगी, वरना आपकी बात एक कान से जाएगी और दूसरे कान से निकल जाएगी। अपने आप में पेपर लीक से जो करोड़ों
अरबों रुपए नकल माफियाओं ने कमाए हैं, क्या वो वास्तव में सरकार तक पहुंच रहे हैं? ये सवाल कहीं ना कहीं शक को जन्म देता है, क्योंकि सरकार पेपर लीक को पूरी तरह रोकने में नाकाम दिखाई दे रही है। सभी कह रहे हैं कि एनटीए सबसे बड़ी जिम्मेदार है, क्योंकि ये पूरा विभाग और परीक्षाओं की व्यवस्था एनटीए के अधीन है। लेकिन रोक लगाने के नाम पर सरकार टेलीग्राम पर बैन लगा देती है, जबकि व्हाट्सएप, स्नैपचैट और दूसरे मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर उसका ध्यान नहीं जाता। फिलहाल के लिए दोस्तों बस इतना ही। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।